हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्लेस्टी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं राजन प्रकाशन के साइंस के अति प्रश्न। इसका आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। हाँ, उसमें कम से कम आपका 160 प्लस प्रश्न है जो कि बहुविकल्प से हम लोगों ने देखा था। अगर आपने पूरा क्लास देख लिया है, कंफर्म है कि आपका बैक नहीं आएगा। आपको 5 में से 5 नंबर कंफर्म मिलना तय है। देखिए, चलिए हम लोग देर न करते हुए आते हैं सीधा आज की क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे आपका पहला दिया गया है कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम बताइए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम आपको बताना है। प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं आपके दो होते हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है कि आपतित किरण, अभिलंब एवं अपवर्तित किरण तीनों एक ही समान में, एक ही समतल में स्थित होते हैं। यानी आपका आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित, ये आपके तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। इसको आप बहुत ही आसानी से याद कर ले जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है दूसरा, कहा गया है यहाँ पे कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आयतन कोण की साइन आई तथा अपवर्तन कोण के साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात आपका हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर नियतांक। इसे स्लेन का नियम भी कहा जाता है। मैं यहाँ पे आपको कन्फर्म कर दूं एक बार कि अपवर्तन, जो आपके अपवर्तन से भी क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कहीं ना कहीं कई उपयोग होते हैं। नाई की दुकान पे आपका प्रयोग होता है दाढ़ी बनाने में, जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं उसमें भी उसका प्रयोग होता है, ठीक है। और जो कि डॉक्टर होते हैं, जो कि दांत को चेक करते हैं, आँख को चेक करते हैं, कान को चेक करते हैं, वहाँ भी इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, दाढ़ी बनाने में, डॉक्टर में और एक गाड़ी के हेडलाइट में, इन सभी में इनका प्रयोग किया जाता है। यह आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। अब यहाँ पे आपका उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल और अवतल में अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपके गाड़ियों के साइड में शीशे लगे होते हैं वे आपके उत्तल दर्पण होते हैं। यानी गाड़ियाँ आपकी दूर रहती हैं लेकिन आपको पास दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। पीछे आने वाली सभी गाड़ियाँ और व्यक्ति आपको अन्य चीज़ें दिखाई देती हैं, ओके। इसका प्रयोग आपका रेडियम रेडियम में भी इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, समझाइए। यहाँ पे आपको समझाना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ठीक है। देखिए, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल एवं अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं लेकिन वो सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है। इसको आपको सेम टू सेम ऐसे नहीं याद करना है। सेम टू सेम आप कभी याद ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, भूल जाओगे। समझते हुए आपको इसको याद करना है, ठीक है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरती है जहाँ पे आपके सूक्ष्म कण होते हैं और वे कण जो होते हैं वही आपके प्रकीर्णन के जो संकेत आपको दिखाई देते हैं। रात के दिन में देखिए, रात में अगर आपके घर में टार्च होगा, ठीक है, तो आप, ठीक है, टार्च जलाइएगा तो उसमें आपको, ठीक है, ऐसे उड़ते हुए, यानी जहाँ पे टार्च का रोशनी रहेगा ऐसे उड़ते हुए आपको कुछ कण दिखाई देंगे। वे आपके प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगर आप केवल यही एक लाइन याद कर लोगे तो भी कहीं ना कहीं आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक। लेकिन लिख के आपको जरूर आना है। ये नहीं कि जितना आपका दिया है सब याद करना है ना, बस केवल आपको 1-2 पॉइंट याद करना है और लिख के चले आना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं कौन सी हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं कौन सी हैं। तारों का टिमटिमाना, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए, ये आपको याद करना है कि तारों का टिमटिमाना। उसके बाद यहाँ पे आपको बा वाला याद करना है कि पानी से भरे किसी बर्तन की तली में
पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आप खुद जाकर अपने घर में प्रैक्टिस कर सकती हो। अगर एक बाल्टी लीजिए, उसमें ठीक है आप पानी भरिए, उसमें आप एक सिक्का डालिए, 1 का सिक्का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, कोई भी सिक्का, ठीक है, सिक्का डालिए। आपको ऐसा होगा फील कि सिक्का आपका उठा हुआ है, लेकिन सिक्का आपका तल में रखा रहता है। इसके बाद देखिए, मछली वास्तविक गहराई में कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं। जो मछलियाँ होती हैं, अगर मान लो तालाब में पानी एकदम साफ है, अगर जो मछलियाँ होती हैं नीचे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हम सबको पास दिखती हैं, ठीक है। ये सब आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु क्या शर्तें हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण बताइए। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना है। देखिए, यहाँ पे जो शर्तें आपकी हैं, शर्तें कुछ इस प्रकार हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है आपका कि प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विकिरण माध्यम में जा रही हो। दूसरा आपका है बा वाला की आयतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो, ठीक है। ये आपकी शर्तें हैं। जो इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, हीरा का चमकना, इसके बाद जल में पड़ी परख नली का चमकना, रेगिस्तान में मृचिका का बनना। ये जो जब हवा चलती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऊंची ऊंची टीलें आपको देखने को मिल जाती हैं। कांच में आई दरार का चमकना, ये सब आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रकाश का वर्ष विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रकाश का वर्ष विक्षेपण किसे कहते हैं, समझाइए। प्रकाश का वर्ष विक्षेपण, यहाँ से क्वेश्चंस आपके ठीक है नहीं बनते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन ठीक है आपके एग्जाम में बनेंगे, हम उसी क्वेश्चंस को यहाँ पर टेस्ट करेंगे। जो क्वेश्चंस आपके नहीं बनेंगे, हम उन सब क्वेश्चंस को यहाँ पर स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि फालतू ना मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा और ना मैं यहाँ पे आपको फालतू पढ़ने दूंगा। क्योंकि वही पढ़ो जो आपके एग्जाम में आए, जो आपके भविष्य को संवारे और आगे बढ़ाए। ठीक, चलिए। ऊष्मा किसे कहते हैं? ऊष्मा का मात्रक बताइए। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊष्मा आपका एक प्रकार का ऊर्जा होता है। यह वह ऊर्जा है जो किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तापांतरण के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। वह आपका ऊष्मा और ऊष्मा का मात्रक होगा। देखिए, ऊष्मा का मात्रक जो होता है कि जूल होता है। क्या होता है? ऊष्मा का मात्रक आपका हमेशा जूल होता है। अगर पूछ लेगा आपसे कि एक कैलोरी बराबर क्या होगा, 4.186 जूल ऊष्मा होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि 1 कैलोरी से आप क्या समझते हैं? जब 1 ग्राम जल का ताप 1 सेल्सियस बढ़ने के बाद आवश्यकता ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। यानी आपका 4.186, इसको आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब यहाँ देखिए, पूछा गया आपसे कि ताप किसे कहते हैं? ताप मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ताप किसे कहते हैं? अगर हमको ताप नापना है तो हम किस उपकरण का उपयोग करेंगे, ये भी यहाँ पे आपसे कहा गया है, बताइए। ठीक है, कहाँ पे गया, ये देखिए, ठीक है। ताप किसे कहते हैं? ताप वह भौतिक कारण है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है। अर्थात जिस कारण से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे ताप कहते हैं। देखिए, जो यहाँ पे आपको अर्थात दिया गया है उसे आपको याद नहीं करना है। आपको इतना याद करना है कि ताप वह भौतिक कारण है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है। उसे ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ताप कहते हैं। और जो आपका ताप मापने का यंत्र है उसे तापमान या फिर तापमापी नामक यंत्र से जानते हैं, ठीक है। ताप मापन या तापमापी, ठीक है। तापमापी आप याद कर लेंगे, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक, तो ऐसे आपको याद करते हुए आगे बढ़ना है।
यहाँ पे आपका दिया गया है कि ताप मापने के पैमाने क्या क्या हैं, इसका आपस में संबंध बताइए। देखिए जो आपके पैमाने हैं, ठीक, उसको आपको याद करना है। जो संबंध है, संबंध आप मत याद करिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पैमाने आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम ही आते हैं, लेकिन हाँ जो जो इसके संबंध हैं वह आपसे बहुत ही कम पूछता है, लेकिन जो इसके पैमाने हैं, पैमाने ज़रूर आपके आ जाएंगे। तो उसको ठीक है आप यहाँ से देख कर याद कर सकते हैं। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु का ताप -273 सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, इसे परम शून्य ताप कहा जाता है। केल्विन पैमाने पर जीरो के लिखते हैं, अर्थात जीरो के बराबर -273 सेल्सियस, यानी 0 सेल्सियस बराबर 273 के। ठीक है, तो केवल जो आपके परम शून्य ताप किसे कहते हैं उसको आपको याद कर लेना है। और यहाँ पर देखिए विशिष्ट ऊष्मा क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ठीक है बन जाते हैं। विशिष्ट ऊष्मा क्या है और मात्रक यहाँ पे आपको बताना है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक, देखिए यहाँ पे एकांक तापमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है, इसे प्रायः C से व्यक्त करते हैं। विशिष्ट ऊष्मा को आप किससे व्यक्त करते हैं? विशिष्ट ऊष्मा को आप हमेशा C से व्यक्त करते हैं, ये भी यहाँ पे आप लोग जान लीजिएगा। मात्रक यहाँ पर देखिए, मात्रक यहाँ पूछा गया आपसे, मात्रक आपका हो जाएगा जूल किलोग्राम कैलोरी, इतना आपको याद कर लेना है। जूल किलोग्राम पावर -1 कैलोरी -1, इससे बहुत अजीब मात्रक है भाई। ठीक, देखिए जो भी है, ठीक, आपको इसको याद कर लेना है और आगे आपको बढ़ जाना है। अभी जो हमारे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ये जो क्लास आपका हम यहाँ पर दे रहे हैं, आपके कहने पर ही हम दे रहे हैं। और जब आप पे हम इतनी बात मानते हैं तो आपका फ़र्ज़ है आप लोग भी प्लीज़ इस क्लास को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना राय दें, और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए शेयर भी करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका राजन का 3rd सेमेस्टर का क्लास चल रहा है, साइंस का है आपका। यहाँ पर देखिए, यहाँ नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि ऊष्मा का संचरण क्या है, इसकी कितनी विधियां हैं। ऊष्मा के संचरण के विधियों के बारे में यहाँ पूछा गया है। ऊष्मा का संचरण क्या है, पहले आप ये जान लीजिए। यहाँ पर देखिए, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा का संचरण क्या है? ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहा जाता है। इसकी 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं इसकी 3 विधियां? चालन, संघनन और आपका ठीक हो जाएगा विकिरण। विकिरण, संघनन और चालन, ये आपकी 3 विधियां जो होती हैं वे आपके ऊष्मा की विधियां हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको अलग अलग जो विधियां दी गई हैं, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि चालन विधियां से आप क्या समझते हैं, संघनन से आप क्या समझते हैं, तो आपको अलग अलग लिखना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोग इसको भी जो यहाँ पे है इसको भी ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। यानी अगर लॉन्ग में कहेगा तब आपसे इतना पूछेगा, शॉर्ट में कभी भी आपसे इतना नहीं पूछेगा कि किसे कहते हैं, उसकी विधियां बताइए। ठीक है, देखिए इसमें कहीं जो आपका प्रश्न है, ज़रा आप प्रश्नों को देखिए। जो आपका यहाँ प्रश्न है, बस केवल प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऊष्मा का संचरण क्या है, इसकी कितनी विधियां हैं। ठीक है, तो बस केवल आपको संचरण लिखना है, जितनी विधियां हैं आपको उसको लिखना है। ठीक है, आपको इन सबको नहीं लिखना है, टाइम आपको बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। बस केवल आपको 55-60 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें जो विधियों के नियम है उसे आपको कभी नहीं लिखना है। ठीक है, आप इन बातों को ध्यान दीजिएगा, वरना आप कहो कि इसमें लिखा गया है तो हम भी एग्जाम में लिख कर आएंगे ना, ऐसा नहीं करना। आपको ऐसा करोगे तो आपका टाइम खराब होगा और नंबर तो आपको एक ही मिलना है। ठीक है, बस के लिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए दिया गया है, ना कि इसको आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर आपको समझा दिया है। देखिए
प्रकाश क्या है? निर्यात में प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 हर्ट्ज से 7800 हर्ट्ज के मध्य होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ m/s होती है। ठीक, इसको आपको याद करना है। प्रकाश क्या है, जरूर आप इसको याद करिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके टिके बन जाते हैं। प्रकाश क्या है, फिर से आप लोग एक बार देखिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। ठीक है, बस आपको इतना याद करना है। ये आपकी प्रकाश क्या है, इसके आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दाब क्या है, इसका सूत्र आपको देना है। दाब बराबर बल अपान क्षेत्रफल यानी P बराबर F/A। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। जो देखिए इसमें आपका दाब किसे कहते हैं, सूत्र और ठीक है मात्रक, यानी एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। मात्रक जो इसका होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आपको इन तीनों को याद करना है। ठीक है, इन तीनों में से आपका 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म आ जाएगा। तीनों आपसे एक साथ कभी नहीं पूछेगा, ये आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव बताइए। दैनिक जीवन में यहाँ पे आपको दाब का प्रभाव बताना है। ठीक है, देखिए दाब से यहाँ पे हर काम होता है, दाब के बिना आपका कोई भी काम नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो ये जो यहाँ पे आपका लिखा गया है ऊपर 2 लाइन, आपको इसको छोड़ देना है, उसको आपको नहीं पढ़ना है ना आपको याद करना है। बस केवल आपको मतलब इससे होना चाहिए। जितना पूछे उतना आप बताओ, फालतू बताने से लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न है, आपको 1 ही नंबर मिलेगा, चाहे आप उसको 1 पेज में लिखो तब भी। यहाँ देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आपको इतना लिखना है और यहाँ से आपको स्पष्ट कर देना है, आगे बढ़ जाना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको लिखना होगा। अब यहाँ पूछा गया है आपसे कि वायु दाब का मापन कैसे किया जाता है, प्रमाणित वायु दाब किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडल की वायु के भार से वायु दाब का मापन ज्ञात किया जाता है। ठीक है, वायु दाब बराबर आपका क्या होता है, न्यूटन में अपान मीटर स्क्वायर, यानी वायु स्तंभ का भार अर्थात क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिए, दाब का मापन वायु दाब मापी के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल गया कि वायु का मापन किससे होता है, वायु दाब मापी से किया जाता है। जितना पूछे उतना लिखो और आगे बढ़ते रहो। कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं और आखिर आपका अच्छा नंबर आपको मिलेगा। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, समझाइए। सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिनको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम लोग नंगे आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, यानी हम लोग ऐसे ही नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव को हम लोग सूक्ष्मदर्शी से ही देख पाते हैं। यही यहाँ पे आपका दिया गया है। जैसे ठीक है, आपका हो गया अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, विषाणु, जीवाणु, ये सब आपके सूक्ष्म जीव के अंतर्गत ही आते हैं। आइए नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के संक्षेप में बताइए। प्रकाश के परावर्तन के नियम को यहाँ पे आपको संक्षेप में बताना है। यहाँ देखिए, कहा गया है आपसे कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम से लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि इसके आपके 2 नियम हैं। पहला आपसे पूछा गया है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होता है। जस्ट यहाँ पे आपका है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है, ये दो आपको यहाँ पे याद करना है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, समझाइए।
प्रकाश का अपवर्तन क्या है समझाइए। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली तल को अभिलंब आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे अपनी मूल दिशा में विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्लियर। चलिए, यहाँ पूछा गया आपसे कि जीवाणु की संरचना बनाइए। आपको फिगर को बनाना होगा, लेकिन जीवाणु की संरचना नहीं आता है। फिगर आता है लेकिन थोड़ा सा आसान तरीके आता है, इतना नहीं आता है। अगर फिगर आएगा भी ठीक है तो आप आराम से देख के, लिख के, समझ के बना पाओगे, ये तो मुझे पता ही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ कहा गया आपसे कि विषाणु को सजीव तथा निर्जीव के मध्य की कड़ी क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहते हैं आपको ये बताना है। विषाणु सजीव तथा निर्जीव दोनों का लक्षण कहते हैं, इसलिए इन्हें सजीव तथा निर्जीव के माध्य की संयोजक कड़ी कहा जाता है। जो इसके लक्षण हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखिए, जैसे कि आप लोगों ने दही खाया होगा, ठीक है, उसमें भी कहीं ना कहीं जीवाणु विषाणु होते हैं जो कि वो हमारे लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे सजीव होते हैं और वो हमारे लाभदायक होते हैं। ऐसे कई प्रकार के कई आइटम में आपको जीवाणु विषाणु देखने को मिल जाएंगे, जो कि कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं। तो ऐसे ही आपके बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जीवाणु को पादप जगत में क्यों रखा जाता है। जीवाणु वास्तव में जीवधारी हैं। देखिए, जीवाणु वास्तव में जीवधारी हैं। इनमें पौधों एवं जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि देखिए, आपका एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, काइट। ठीक है, आपने काई देखा होगा जहाँ पे नल या फिर कुछ भी होता है, तो वहाँ पे जहाँ पानी गिरता है अक्सर वहाँ पे आपको काइट देखने को मिल जाता है। ठीक है, अभी कहीं ना कहीं आपका एक प्रकार का पौधे के अंतर्गत ही आता है, अभी आपका एक जीवाणु होता है। अक्षर पाया जाता है। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति के पाए जाने के कारण इन्हें पादप जगत में रखा जाता है। ठीक है, जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये भी यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट कहा गया है कि सूक्ष्म जीव दोस्त या दुश्मन पर टिप्पणी कीजिए। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं, उसी पे आपको टिप्पणी करना है। यहाँ पर देखिए, सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। इनको हम देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी हमारे जीवन में कुछ लाभदायक भी होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं। यहाँ देखिए, अभी हमने आपको दूध से दही बनने का जो एग्जाम्पल दिया था, यह आपका जीवाणु के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, और कुछ हानिकारक होते हैं, जिससे कि यहाँ पे देखिए पोलियो, टीबी, टाइफाइड, ठीक है, ये सब आपके हानिकारक होते हैं। कुछ उर्वरक शक्ति होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हम सबके पौष्टिक आहार में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ देखिए, विषाणु किसे कहते हैं, जीवाणु विषाणु। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग, विषाणु किसे कहते हैं। यहाँ पे आपका विषाणु है कि विषाणु किसे कहते हैं। विषाणु यानी आपका वायरस। विषाणु का शरीर कोशिका विहीन होता है, अर्थात बिना कोशिका का होता है। कोशिका विहीन यानी उसमें कोशिका नहीं होता है। ठीक है, विषाणु का शरीर प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से निर्मित होता है। प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल बराबर विषाणु आपका होता है, जिससे कि विषाणु हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ठीक, जैसे कि आपका एड्स, पोलियो, चेचक, कैंसर, ये सब आपके विषाणु के अंतर्गत आपके आएंगे। विषाणु का चित्र यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको फिगर भी बनाना पड़ सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका ये सब क्वेश्चन ठीक है आपके नहीं आते, छोड़ो। ठीक, ये सब क्वेश्चन आपके कभी नहीं आएंगे, बकवास क्वेश्चन हैं। वायु प्रदूषण
से क्या आशय है। यहाँ देखिए वायु प्रदूषण से क्या आशय है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें मैं क्या बताऊं, इसमें आप लोग खुद ही लिख सकते हो। वायु प्रदूषण है और वायु के बाद आपका जल आना चाहिए। देखिए जो आपका होता है ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस जो होता है वह आपका कार्बोहाइड्रेट, मीथेन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब आपके ग्रीन हाउस के अंतर्गत आते हैं। ग्रीन हाउस कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वायु प्रदूषण का संक्षेप में टिप्पणी आपको देना है। वायु प्रदूषण कैसे होता है, कौन करता है, हम ही आप करते हैं, ठीक है, हमारे आसपास के लोग करते हैं, ठीक। तो वायु प्रदूषण आपके आसपास जो भी आपको दिखता है, नहीं जहाँ से आपको गंदगी दिखती है, जहाँ से आपको धुआं निकलता हुआ दिखता है, हर वो चीज़ आपके वायु प्रदूषण को हानिकारक रूप से कहीं ना कहीं हानि पहुँचाते हैं। तो इनमें आप लिख सकते हैं, ठीक, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से एग्जाम्पल हैं जो इसमें लिखा गया है, आप वही चीज़ सेम टू सेम ना लिख के आप अपने तरीक़ों से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हाँ, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। प्रदूषण के प्रकार, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए वायु प्रदूषण, जल, भू प्रदूषण, रेडियो धर्मी और ठीक है ध्वनि। देखिए जो आपका वायु है आपको पता ही है, जल आपको ठीक है पता है, भूमि जो आपका होता है ठीक है तो वो भी कहीं ना कहीं आपको पता है, और जो आपके ध्वनि होते हैं डीजो, ठीक है, डीजे, हारन, ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं आपके ध्वनि के अंदर आएंगे। तो इन सब चीज़ों पर आपको लिख के आना है, इसमें कुछ नहीं है। इन सब में तो जो छोटे बच्चे होते हैं 6-7 में, वो लोग भी लिख के आ सकते हैं वायु प्रदूषण में। चलिए काफ़ी कुछ बकवास इसमें दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे कुछ आपको महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। इन महत्वपूर्ण बिंदु को आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है, नोट करना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ें याद होंगी, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे बिंदु दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका पहला है कि अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल से होता है। अम्ल वर्षा के कारण आगरा का ताजमहल दिन पर दिन पीला पड़ रहा है। वायु का संरचना, नाइट्रोजन आपका 78% है, ऑक्सीजन आपका 21% है, आर्गन आपका 1% से कम है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.02% है, नियाल, हीलियम, मीथियम, ये सब आपके कुल मिलाकर सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका ग्रीन हाउस गैस है, यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, मेथेन के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है ओजोन परत है, ओजोन परत से भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, 1 2 नहीं 3। यहाँ पे चिपको आंदोलन के जनक सुंदर लाल बहुगुणा हैं। लाइकेन, लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। इन सब इन सब टॉपिक को आपको नोट करना चाहिए, ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको नोट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, इसको आपको रट रट के याद करना है, ठीक, इसमें आपको कुछ भी समझना नहीं है, इसमें आपको रट रट के याद करना है, ठीक है। चलिए इतना आपको मिल जाएगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ देखिए कि जो आपकी सामान्य ध्वनि होती है वह आपका 25 से 30 डेसीबल तक होना चाहिए, ठीक है। अगर 25 से 30 डेसीबल से ऊपर तो कहीं ना कहीं वो ध्वनि आपके कान के पर्दों को, आपके कानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ देखिए अब यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा जल प्रदूषण। आपका जल गंदा कैसे होता है, जब हम नदी में, तालाब में, कहीं पर भी साबुन का प्रयोग करेंगे, कूड़ा कचरा फेंकेंगे, ठीक है, जो खेतों में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है उससे भी आपका होता है जल प्रदूषण, ठीक। बहुत से एग्जाम्पल हैं, जो आपके पशु हैं, जो आपके नदी या फिर आपके जो तालाब हैं वहाँ पर नहाते हैं, वहाँ से भी आपके हो जाते हैं प्रदूषण। जो नगर पालिका या फिर जो गांव का पानी होता है वह नाली के थ्रू तालाबों में तालाब में जाएगा, वह भी कहीं ना कहीं जल को गंदा करता है। ऐसे आपके पास बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप बहुत से एग्जाम्पल
दे सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जल प्रदूषण से, ये भी कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पे ठीक है लिख सकते हो। टाइफाइड, पेचिस, ठीक है, पीलिया, और जो आपका लीवर, आपका एससीबी, ठीक है, आपका हाँ आपका एससीबी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, ये सब आपके जल के गंदा होने की वजह से होते हैं। समुद्र में जो आपके जहाज चलते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो, उन सब से जो भी तेल निकलता है, जो फैक्ट्रियों से मल निकलता है, वह भी कहीं ना कहीं आपके तालाब में, नदी में, समुद्र में जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते, जो भी आपको दिख रहे हैं आपके आसपास चीज़ों को लेकर आप लिख सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा मिला है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, परजीवी पौधा, सहजीविता और कीट भक्षी पौधा, यहाँ से क्वेश्चंस आपका जरूर बनेगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको नोट करना होगा। इसको देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि परजीवी पौधे, परजीवी पौधे वे पौधे जो जीवित पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं और उनमें रोग उत्पन्न करते हैं, परजीवी पौधे कहलाते हैं। अमरवेल और चंदन, ये आपके दो दो आपको याद करना है। अब यहाँ देखिए सहजीविता, जब दो जीवधारी एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं और दोनों को लाभ मिलता है तो इस संबंध को सहजीविता कहते हैं। और ऐसे जीवों को सहजीवी जीव भी कहते हैं, जैसे आपका शैवाल और कवक, ये आपके हो जाएंगे। कीट भक्षी पौधे कीटों को क्यों खाते हैं, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए वो कीड़ों को खाते हैं, और जहाँ पर कमी होती है नाइट्रोजन की, वहीं पर ये पौधे उगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपूर्तकाल एवं आवृत्ति की परिभाषा करते हुए इनमें संबंध बताइए। इससे क्वेश्चंस उतना नहीं बनता है। आवर्त गति तथा, यहाँ से टिके देखिए, यहाँ से क्वेश्चन टिके आपके बन जाएंगे। आवर्त गति तथा दोलन गति की गति को परिभाषित कीजिए। एक निश्चित पथ पर, देखिए पहला आपका आवर्त, एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूरे गति को दोहराती है, इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप सेकंड वाला, किसी पिंड की सम स्थिति में इधर उधर गति करते हैं तो उसको दोलन गति कहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ देखिए, और यह सब आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब आपके इम्पोर्टेंट नहीं है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन में अंतर, यहाँ पे देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन में अंतर, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखिए, पहले वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन के माध्य एकल माध्य होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आपका मेथेन और एथेन, मेथेन और एथेन आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा। और जो आपका असंतृप्त होता है, ऐसे हाइड्रोजन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक बंध, ठीक, यहाँ पे दो बंध होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे आपका हो जाएगा एथिलीन और ठीक है एसिटिलीन, ये आपके दो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, जलीय जीवों में अनुकूलन की टिप्पणी दीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। रेगिस स्थलीय जंतु, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिखता मुझे। गोली दर्पण के प्रकार, ये भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभ तथा हानि। कृषि ईंधन, देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, विज्ञान तो आपको पता ही है यहाँ। ठीक है, देखिए, विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित
में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी जो दोस्तों विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो विकास, ठीक है, विकास होना, विकास ही आपका प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएगा। और किसी का लाभ होगा तो उसका हानि तो जरूर होगा। ये सब क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में आने वाले हैं, लेकिन इसमें आपके टिका नहीं आने वाले हैं। अलग अलग टॉपिक पे आपसे पूछेगा, मिक्स आपसे कभी नहीं पूछेगा। भौतिक पदार्थ है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसी पे हम बात करेंगे, और जो आपके इम्पोर्टेंट नहीं है उस पे हम बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? किसी बड़े खाली हॉल में एक कोने से यदि हम कोई ध्वनि उत्पन्न करें तब वह ध्वनि हमें कई बार सुनाई दे, यानी भन के, ठीक है, आवाज़ भन के कई बार सुनाई देती है। किसी पहाड़ी के सामने जब हम जोर से किसी का नाम लेते हैं या फिर चिल्लाते हैं तो आवाज़ गूंजती है, यानी ठीक आवाज़ जाती है, ठीक है, टकराएगी फिर हमारे पास आएगी, टकराएगी फिर हमारे पास आएगी, उसको बोलते हैं, ठीक है, प्रतिध्वनि। ठीक है। हाइड्रोजन यौगिक क्या होता है, इनके कितने प्रकार होते हैं? केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के परस्पर संयोग से बने यौगिक हाइड्रोजन कार्बन कहलाते हैं। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये आपके दो प्रकार के हो जाते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, मधुमेह रोग। मधुमेह के रोगियों को अपनी जीवन शैली में क्या क्या बदलाव करना चाहिए? सबसे पास उन्हें तंबाकू, भांग, गुटखा, ठीक है, ये सब नहीं खाना चाहिए। उन्हें खूब सोना चाहिए, ठीक है, वो खूब सोए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें अपने शरीर को व्यायाम करना चाहिए कम से कम 1.5 घंटे, ठीक है, सप्ताह में ठीक है, सप्ताह में 1.5 मिनट तक। वही सेम चीज़ है। आहार में उन्हें जौ, गेहूँ, लहसुन, जामुन आदि का सेवन करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये आपके मधुमेह के अंतर्गत आ जाएंगे। क्या बोलते हैं उसको, शुगर। अब यहाँ पर देखिए, किन्हीं ऐसे 4 फलों का नाम लिखिए जिनका परीक्षण किया जाता है अथवा परीक्षण कहा जाता है। इसमें केला, सेब, अनार फलों का, ठीक, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में हरित क्रांति परिवर्तन करने के उद्देश्य अपनाए गए यह एक प्रकार का तो कार्यक्रम होता है। देखिए, कुल मिलाकर आप जान लो कि कृषि को बढ़ावा देना ही आपका हरित क्रांति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कृषि को बढ़ावा देना, उनके बीजों में, उनके यंत्रों में, ठीक है, बढ़ावा देना ही हरित क्रांति के अंतर्गत आएगा। सिंपल सी बात है। किताबी कीड़ा आप मत बनो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि सामान्य स्वच्छ मनुष्य में रक्त शर्करा की मात्रा भोजन से पहले और भोजन के पश्चात कितनी होती है? ठीक है दोस्तों, ब्लड शुगर की मात्रा कितनी होती है? खाली पेट आपका होगा 70 से 120 तक। ठीक है दोस्तों, खाने के पश्चात आपका होगा, ठीक है, 2 घंटे बाद 140। ये आपको याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, आपके आ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, आपके बनेंगे अभिसारी एवं अपसारी लेंस में क्या अंतर है? अपसारी लेंस और अपसारी और अपसारी लेंस में क्या अंतर है? यदि किसी चिकने तल के पृष्ठ पर पॉलिश, हम जो है इसके तो बारे में बात कर चुके थे। इसके बारे में हम बात कर चुके थे इसके नेक्स्ट क्लास में, जो हमने विकल्प वाला क्लास दिया था उस पे हम इसके बारे में बात किए थे कि आखिर ये आपका क्या होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जाकर, ये सब क्वेश्चंस आपके नहीं आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, इसको आप जरा देख लीजिएगा। अनुकूलन किसे कहते हैं? जलीय एवं मस्तूलीय अनुकूलन के संक्षेप में उदाहरण दीजिए।
अपने आसपास के वातावरण में किसी जीव द्वारा स्वयं को ढाल लेना अथवा अथवा या फिर सामंजस्य स्थापित कर लेना अनुकूलन कहलाता है। यानी आप कहीं भी जाते हो, कहीं पर भी कुछ भी करते हो, अगर आप उस माहौल में अपने आप को ढालते हो, यानी आप उसी अनुकूल में, उसी वातावरण में रहते हो, वही आपका अनुकूलन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। तमाम जीवधारी ऐसे होते हैं जिनके कुछ शरीर के लक्षण ऐसे होते हैं जो अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। ठीक है। और कुछ लोग ढाल लेते हैं। तो इन्हीं में कहीं ना कहीं आपका जो अंतर है, अंतर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। जैसे ठीक है, आपका हो गया मरुस्थल में ऊँट। ठीक है। ऊँट जो है अगर एक बार पानी पिएगा तो वह आपका कहीं ना कहीं कई महीनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। लेकिन ठीक है, जो आपका जलीय जंतु होता है, जैसे कि आपका हो गया मछली। मछली अपने गिल्स से सांस लेती है और वह ठीक है पानी के अंदर ही रहेगी, वह बाहर नहीं रह सकती है। ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप के आपके हो जाते हैं। कार्बन रसायन, इससे उतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक है। फिगर आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है। एक फिगर आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि इसमें काफ़ी प्रश्न दिए होते हैं। देखिए, अगर पूछेगा आपसे कि तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं, तरंगे ठीक है आपकी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है। ये आपके तरंगे 2 प्रकार की हो जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और अधिक कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका है ग्रीन हाउस के बारे में हम बात कर चुके हैं और रॉकेट उड़ाने का सिद्धांत संक्षेप में समझाइए। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर 70 क्वेश्चन तक आज देख चुके हैं। क्लास काफ़ी लंबा जा रहा था, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में कर देंगे। ठीक है। इसका आपका एक पार्ट और आएगा जो कि समथिंग 150 प्रश्न के आसपास होगा। तो इतना आप देखिए, समझिए। कोई डाउट हो स्क्रीनशॉट खींचिए, मुझे व्हाट्सएप करिए और टेलीग्राम में आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर ज्वाइन भी हो सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए अपडेट में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।